नमस्कार, इंडिया वॉइस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन करेंगे शुरुआत। आपको बता दें कि दूसरे चरण में यूपी में 54.85% मतदान हुआ है। जी हां, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि दूसरे चरण में 54.85% मतदान हुआ है। साल 2019 की अगर तुलना में देखें तो 9% कम वोट पड़े हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। पहले चरण के मुकाबले में मतदान प्रतिशत कम रहा है। मथुरा में दूसरे चरण में 49 यानी 49.29% वोटिंग हुई है। अमरोहा में 64.02% हुआ मतदान। और बुलंदशहर की बात करें तो दूसरे चरण में 55.79% वोट पड़े हैं। गाजियाबाद में दूसरे चरण में 49.65% मतदान पड़े हैं। मेरठ की बात करें तो दूसरे चरण में 58.70% वोट डाले गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर वोटिंग हुई उसके परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियम, जिस तरीके से बुलंदशहर में और कल उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग हुई, क्या वजह रही कि वोटिंग परसेंटेज 8% तक घट गया? शिवम, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पहले चरण में मतदान हुआ था और उस समय भी वोटिंग परसेंटेज घटा था और बताया जा रहा था कि दूसरे चरण में इसका जरूर जो है साफ तौर पर असर पड़ेगा और वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ेगा। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से भी लाख तरीके के कह सकते हैं कि प्रयास किए गए हैं, तमाम तरीके की कैंपेन चलाए गए हैं, अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन उनका कोई नतीजा जो है फिलहाल वो अभी कह सकते हैं वोटिंग परसेंटेज पर यानी कि मतदाताओं पर पड़ता हुआ नजर नहीं आया है पहले और दूसरे इन 2 चरणों के अंदर। अगर आप बात करें कल के मतदान को लेकर तो कल दूसरे चरण का देश में मतदान था और इसमें 8 सीटें जो थी वो यूपी की भी शामिल थी और इन 8 सीटों पर जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो 54.60 के करीब रहा है, यानी कि 55% से भी कम मतदान जो है वो इन सीटों पर संपन्न हुआ है। जबकि 2019 के मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो इन सीटों पर 62% तक की जो मतदान था वो गया था। लेकिन इस बार जो है ये मतदान प्रतिशत काफ़ी घटा है और ये केवल बीजेपी नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों के लिए जो है वो चिंता का विषय बना हुआ है। चाहे सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, सभी ने तमाम तरीके की मतदाताओं से अपील करी थी कि वो घरों से निकलें और जाकर मतदान करें, लेकिन किसी की भी अपील का असर जो है वो मतदाताओं पर पड़ता हुआ नजर नहीं आया है कल के इस मतदान प्रतिशत के बाद। तो और वो आप साफ तौर पर देखें तो अमरोहा, हालांकि अमरोहा में जरूर बेहतर प्रदर्शन थोड़ा सा मतदाताओं ने किया है। 64% से अधिक मतदान जो है वो अमरोहा में हुआ है। और वहीं मथुरा की बात की जाए तो मथुरा में सबसे कम मतदान हुआ है और 50% तक भी मतदान जो है वो नहीं पहुंचा है। जी, वजह की बात की जाए तो प्रियम, हमने पहले चरण में भी देखा कि उत्तराखंड और बाकी जो 108 सीटों पर, माफ करें 102 सीटों पर जो चुनाव हुआ उस पर हमने देखा कि उस पर भी वोटिंग परसेंटेज गिरे। माना जा रहा था कि दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या हीट की वजह से ऐसा हो रहा है या वोटर बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या है और ये कितना बड़ा चिंता का विषय हो जाता है, खासकर तब जब इतना बड़ा लोकतंत्र का पर्व हो, बड़े बड़े नेता चुनाव मैदान में उतरकर वोट करने की अपील कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर अगर बात करें तो कल इन 8 सीटों की यूपी के लिहाज से अगर बात करी जाए तो देखिए उसमें भी बड़े बड़े चेहरे थे। अरुण गोविल मेरठ से बतौर प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी ने मैदान में उतारा, मथुरा से हेमा मालिनी थी मैदान में, तो सभी बड़े चेहरे थे और सबने इस बात की अपील करी थी। लेकिन क्यों मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ा? तो उसमें एक वजह जरूर जो है वो गर्मी मानी जा रही, धूप मानी जा रही है, लेकिन केवल एक वही वजह नहीं है, क्योंकि अन्य काम अगर आप देखें तो वो निरंतर उस तरीके से जारी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वोटिंग परसेंटेज पर जो है उसका असर जो है वो केवल नहीं हो सकता है कि गर्मी की वजह से केवल ना हुआ हो। इसके पीछे की साफ तौर पर कई अन्य वजहें हैं जिसका एनालिसिस जरूर चुनाव आयोग की तरफ से भी लगातार किया जा रहा है और इसको देखा जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि तमाम तरह की कैंपेन, तमाम तरीके के अवेयरनेस कार्यक्रम चलाने के बावजूद भी आखिर मतदाता जो है वो क्यों नहीं निकल के आ रहे, जबकि बड़ी संख्या में ऐसे भी मतदाता हैं जिनको पहली बार मतदान करने का अवसर मिल रहा है, वो भी जो है वो उस संख्या में नहीं पहुंचे हैं। तो इन सब पीछे की जो वजह है वो जरूर तलाशी जा रही है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है उसकी वजह से राजनीतिक दलों के कह सकते हैं माथे की जो सिकन है वो काफ़ी बढ़ गई है और सभी दल जो है वो चिंतित हैं। क्योंकि वैसे तो विशेष तौर पर माना जाता है कि वोटिंग परसेंटेज अगर कम होता है तो उसका बीजेपी का इसका नुकसान होता है, लेकिन पॉलिटिकल जो जानकार हैं उनके मुताबिक केवल ऐसा नहीं कि इसका नुकसान बीजेपी को ही होगा, अन्य दलों को भी इसका नुकसान जो है वो हो सकता है। और वजह जरूर जो है चुनाव आयोग को देखनी होगी कि आखिर क्यों तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो लोग हैं वो घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। जी प्रियम, अगर हम राजनीतिक बयानबाजी की बात करते हैं तो विपक्ष, खासकर उत्तर प्रदेश और बाकी सीटों पर जो विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी की नाकामयाबी की वजह से वोटर घर के बाहर नहीं निकल।
देखिए सभी चाहे राजनीतिक दल, सत्ता दल हो, सत्ता पार्टी हो या फिर जो है विरोधी दल हो, सबके अपने अपने आरोप और अपने अपने कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनके आंकड़े और अपने अपने बयानबाजियां रहती हैं। सभी बीजेपी ने भी कल जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी यहाँ पर और बताया कि 8 सीटों पर जो मतदान हुआ है उसमें बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत हो रही है और बहुत बेहतर तरीके से पूरा चुनाव जो है वो संपन्न हुआ है। बीजेपी के पक्ष में माहौल पूरी तरीके से नजर आ रहा है। वहीं सपा है या बीएसपी है, उनका कहना है कि वोटिंग परसेंटेज कम है, चूंकि जो मतदाता है वो सत्ताधारी पार्टी से नाखुश हैं और उनके अंदर काफी मायूसी जो है वो देखने को मिले और इस वजह से वो मतदान करने के लिए नहीं निकल रहे। तो अपने अपने कह सकते हैं कि दोनों ही दलों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन जब नतीजे आएंगे 4 जून को तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि किसके तर्क में जो था वो सत्यता थी और किसका तर्क जो था वो हवाबाजी था। लेकिन फिलहाल अभी साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो मतदान प्रतिशत गिरा है उसने केवल ना बीजेपी बल्कि अन्य दल, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, सभी के लिए चिंताएं बढ़ा दी। प्रियम, में एक सवाल ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर 1 या 2% वोटिंग कम हो जाती है तो सीटों में बड़ा अंतर हो जाता है और ये जो चुनावी पार्टियां हैं, ये जो सत्ताधारी दल और विपक्षी हैं, इनके लिए बड़ी चिंता का विषय हो जाता है। तो 9% सीधा वोट गिर जाना और फिर आगे जिस तरीके से तीसरे चरण का चुनाव है, अगर उसमें भी इसी तरीके का माहौल रहा, इसी तरीके के आंकड़े रहे, तो वो कितना चिंता का विषय हो जाता है और ये कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं ये वोटिंग परसेंटेज? देखिए बिल्कुल पहले चरण के मतदान में जिस तरीके से मतदान प्रतिशत में कमी हुई थी तो उसके बाद चुनाव आयोग को उम्मीद थी कि वो दूसरे चरण में उसके खामियाजा जो है वो पूरा करेगा और यहाँ पर जो मतदान प्रतिशत है वो बेहतर होगा। चुनाव आयोग की तरफ से कई तरीके के प्रयास भी किए गए हैं, कई तरीके के अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ा और मतदान प्रतिशत 9% तक ही गिर गया। यानी कि एक बड़ा अंतर जो है वो इस बार के चुनाव में जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये साफ तौर पर किस पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा? हालांकि जो विशेष जानकार जो हैं उनका माना जाता है कि हमेशा जब वोटिंग परसेंटेज कम जिस सीट पर जाता है वहां पर बीजेपी को नुकसान होता है और सबसे कम जो है वो मथुरा में हुआ, जहां से तीसरी बार बतौर प्रत्याशी बीजेपी ने जो है वो हेमा मालिनी को वहां पे उतारा है। तो माना जा रहा है कि ये एंटी इनकम्बेंसी का असर है कि जिसकी वजह से हेमा मालिनी के लेकर जो है लोगों में थोड़ी सी नाराजगी जो है वो हो सकती है और इसीलिए जो लोग हैं वो मतदान करने के लिए नहीं निकले हैं। लेकिन सत्यता क्या है वो 4 जून को ही जब मतगणना होगी तब स्थिति और तस्वीर जो है वो दोनों चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी कह रही है कि जो विपक्ष के जो वोटर्स थे वो नहीं निकले हैं क्योंकि उनको पता था कि उनके प्रत्याशी जीतने वाले नहीं हैं, केवल हमारे पक्ष में मतदान हुआ है। दूसरी तरफ विपक्ष है, उसका कहना है कि लोग चूंकि नाखुश है मौजूदा सरकार से तो इसलिए उनके अंदर मायूसी है, वो वोट करने को इच्छुक नहीं है क्योंकि उनको पता है कि जिस तरीके से माहौल चल रहा है। तो ये दावे अपने अपने कह सकते हैं दोनों ही दलों के हैं, चाहे सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन क्या असल तस्वीर है वो 4 जून को ही तस्वीर साफ होगी जब मतगणना होगी। लेकिन फिलहाल अभी कह सकते हैं कि जरूर चुनाव आयोग के लिए भी चिंता का कारण बना हुआ है कि तमाम इतनी कोशिशों के बावजूद आखिर क्यों मतदान प्रतिशत में इजाफा नहीं हो पा रहा है। जी प्रियम, आप हमारे साथ बने रहेगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। तो नामांकन के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज कन्नौज दौरा है। रसूलाबाद बिधुना क्षेत्र के बेला कस्बे के बाद कन्नौज पहुंचेंगे अखिलेश यादव। जिले के उर्बदा कस्बे में कार्यकर्ताओं और लोगों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि कन्नौज से लोकसभा चुनाव सपा प्रमुख अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। तो जनता से समाजवादी पार्टी वोट मांगने के लिए, अपील करने के लिए आज समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव खुद पहुंचेंगे और कन्नौज से चुनावी मैदान में उतरे हैं अखिलेश यादव। तो लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियम पाठक बने हुए हैं। प्रियम, जिस तरीके से अखिलेश यादव अभी 2 दिन पूर्व कन्नौज के चुनावी मैदान में उतरते हैं, क्या वो पूरी जोर शोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो अब उनके पास समय जो है वो बहुत कम बचा है, खासकर तब जब बीजेपी लगातार मैदान में उतरकर चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है? शिवम, देखिए बिल्कुल कन्नौज इस वक्त सबसे हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि वहां पर सीधे तौर पर अखिलेश यादव मैदान पे उतरे हैं और उनका मुकाबला बीजेपी के 2 बार से सांसद सुब्रत पाठक से है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा दिलचस्प जो मुकाबला है वो होने वाला है। 2019 में सुब्रत पाठक ने डिम्पल यादव को इसी सीट से हराया था और उसके बाद से सुब्रत पाठक और बीजेपी का भी मनोबल जो है वो काफ़ी बड़ा हुआ है। हालांकि कन्नौज की सीट की बात की जाए या उसका इतिहास की बात की जाए तो हमेशा तौर पर अगर आप देखेंगे तो पारंपरिक तौर पर ये सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के खाने में रही है। लेकिन 2019 में बीजेपी इसमें सेंधमारी करने में कामयाब हुई थी और सुब्रत पाठक यहाँ से जीते थे, डिम्पल यादव को हराया था। अब इस बार खुद अखिलेश यादव इस सीट से मैदान पे उतरे हैं तो साफ तौर पर इसका एक बड़ा असर होगा
और इसका असर केवल ऐसा नहीं कि कन्नौज सीट पर होगा अखिलेश यादव के उतरने का, बल्कि अन्य जो सीटें हैं वहां पर भी इसका साफ तौर पर असर जो है वो जाएगा। और इस बात को अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी भी बहुत बाखूबी समझते हैं और इसीलिए लगातार अब आप देखिए, जब से उन्होंने नामांकन किया उसके बाद लगातार उनकी अब वहाँ पे दौरे जो हो रहे हैं, लोगों से मुलाकात करना है, संवाद करना है, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करनी है। आज भी वो जनसंपर्क अभियान जो है वो चलाएंगे, वहाँ पर जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, मुखातिब होंगे लोगों के बीच में जा जाकर। और साफ तौर पर इस सबके पीछे की जो वजह है कि वहाँ पर जीत को सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि खुद अखिलेश यादव जब मैदान में उतरे हैं तो पूरी की पूरी पार्टी की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पे लगी है। INDA गठबंधन जो हुआ है उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और इस बात को अखिलेश यादव भी बाखूबी समझते हैं। और चूंकि पिछली बार डिम्पल यादव इस सीट से हार चुकी हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी हर एक कदम को फूक फूक कर रख रही है। अखिलेश यादव खुद वहाँ पे ग्राउंड जीरो पर उतर के जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, ताकि उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित हो सके। और इसीलिए कह सकते हैं कि कन्नौज की जो सीट है वो इस समय सबसे हॉट सीट बनी हुई है और लगातार वहाँ पर सबकी निगाहें हैं कि आखिर अब इस बार वहाँ से क्या कुछ नतीजे जो हैं वो निकल के सामने आएंगे। जी प्रियम, जिस तरीके से बीजेपी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक इतने कॉन्फिडेंस में हैं और जिस वक्त अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट पर उतरने का ऐलान किया उस वक्त सुब्रत पाठक का बयान आया कि अब मजा आने वाला है, क्योंकि विरोधी में अब अखिलेश यादव आ रहे हैं, उन्हें हराने में मजा आएगा। तो क्या अखिलेश यादव एक तरीके से पैनिक में है, या उन्हें लग रहा है कि जिस तरीके से 2019 का चुनाव और कन्नौज की सीट उनके हाथ से गई, क्या ये मुकाबला उतना दिलचस्प होने जा रहा है जितना कि सुब्रत पाठक बना रहे हैं इसे? देखिए, मुकाबला बिल्कुल दिलचस्प होने जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव यूं ही हवा में उतर आए हैं वहां पर चुनाव लड़ने के लिए। उनकी भी बाकायदा रिपोर्ट्स हैं, सेफ सीट के तौर पर उनको देखा गया है। वहां की जो रिपोर्ट्स, उनके इंटरनल जो कह सकते हैं जो यूनिट्स हैं, उन्होंने जो वहां पर बताया है कि क्या माहौल है। और वो सीट चूंकि हमेशा से समाजवादी पार्टी की रही है, हालांकि पिछली बार जरूर डिम्पल यादव को सुब्रत पाठक ने हराया था, लेकिन सबके बावजूद अभी भी उम्मीद है पूरी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की कि वो इस सीट से जीतेंगे और सीट को अपने कब्जे में कर पाएंगे। सुब्रत पाठक ने जरूर इस बात को कहा है, पहले ही वो कहते थे कि अखिलेश यादव को यहाँ पे आना चाहिए, वो चुनाव में लड़े, और उनके आने के बाद उन्होंने कहा कि अब मुकाबला जो है वो दिलचस्प होने वाला है। तो चाहे कोई भी प्रत्याशी, उसको पता भी होता है कि शायद उसके फेवर में माहौल ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव की जब तक नतीजे न आ जाते हैं तब तक वो जो है हार को या अपने नेगेटिव माहौल को जो है स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि जरूर ऐसा नहीं कि एक तरफा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। अखिलेश यादव के उतरने के बावजूद भी यहाँ पर फाइट जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगी, क्योंकि 2019 के चुनाव में जिस तरीके से सुब्रत पाठक ने डिम्पल यादव को हराया था, तो उसके बाद से उनका भी मनोबल बढ़ा हुआ है, पार्टी का भी मनोबल बढ़ा हुआ है, और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनका भी मनोबल बढ़ा हुआ है। उनको लग रहा है कि अगर वो मेहनत करेंगे तो शायद वो अखिलेश यादव को हरा सकते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस सीट का जो मुकाबला है वो सबसे दिलचस्प कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी सीटें हैं उनमें सबसे दिलचस्प जो मुकाबला है वो कन्नौज का इस बार रहने वाला है। जी प्रियम, जिस तरीके से अभी आपने बताया और हम सब जानते भी हैं कि कन्नौज की सीट वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, उनके परिवार का एक ऐसी सीट रही है जहां पर अगर 2019 का चुनाव छोड़ दे तो इसके बाद कोई हार का मुंह नहीं देखा। लेकिन अब जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर आ जाता है कन्नौज में, क्या सुब्रत पाठक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है जिसका फायदा अखिलेश यादव को मिलेगा? देखिए, ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं है और किसका फ़ायदा किसको मिलेगा, ये केवल कयासों का विषय है। और इसमें कयास कितने सफल होंगे ये जब मतगणना होगी तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। अभी कह सकते हैं दोनों ही दलों की तरफ से भरपूर मेहनत की जा रही है, दोनों ही दलों की तरफ से, दोनों ही प्रत्याशियों की तरफ से जो है वहाँ पर जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है और दोनों ही अपने अपने जीत की जो है वो दावे कर रहे हैं। लेकिन किसके दावे हकीकत में तब्दील होंगे और किसके दावे हवा हवाई साबित होंगे वो तो जब मतगणना होगी और चुनावी नतीजे सामने आएंगे तभी सब स्पष्ट होगी। लेकिन फिलहाल अभी चूंकि मैंने जैसे बताया कि 2019 में जिस तरीके से सुब्रत पाठक ने वहाँ पे डिम्पल यादव को हराया तो उससे उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि आप देखिए तो इस बार भी उनको लग रहा है कि शायद वो अखिलेश यादव को भी हरा सकते हैं। और अखिलेश यादव भी क्योंकि 2019 में उनकी पत्नी डिम्पल यादव चुनाव उस सीट से हार चुकी, तो इस बार वो भी पूरी कह सकते हैं कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर अखिलेश यादव सीट को हारते हैं तो वो केवल एक नंबर ऑफ सीट नहीं होगा जिसको वो लूज करेंगे, बल्कि काफ़ी हद तक वो सीधे तौर पर एक नेगेटिव मैसेज जाएगा और वो अन्य सीटों पर भी आने वाले आगे के चुनाव पर भी इसका साफ तौर पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। जी प्रियम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह का जौनपुर कारागार से बरेली कारागार के लिए स्थानांतरण कर दिया गया है। वहीं जेल पर कई थानों की फोर्स को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि 7 साल की सजा के मामले में जौनपुर जिला जेल में धनंजय सिंह बंद है, जिसके बाद पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह बीएसपी से जौनपुर की प्रत्याशी।
तो अगली खबर रामपुर से है, जहां पुलिस और एसओजी की टीम के साथ गौकशों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक गौकश के गोली लगने से वो घायल हो गया। वहीं दो बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। तभी पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए हैं। मामला भोट थाना क्षेत्र का बताया गया। खबर रायबरेली से है, जहां अज्ञात कारणों के चलते झोपड़ियों में आग लग गई, जिसमें सैकड़ों रिहायशी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी और तहसीलदार को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि नियमानुसार जो भी मदद की जा सकती है लोगों की मदद करें, लोगों को जो सुविधा है उसे मुहैया कराएं। जनपद के तहसील बांसडी के खेवसार गांव में आज आग लगने की घटना प्रकाश में आई है और कई मकान वहां पर जले हैं। मैंने उप जिलाधिकारी और तहसीलदार को निर्देशित किया है कि तत्काल मौके पर पहुंच के वहां पर नुकसान का आकलन करें और नियमानुसार जो भी आदर्श आचार संहिता का ध्यान में रखते हुए जो मदद दी जाती है वो तत्काल लोगों को मुहैया कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में आज एक एडवाइजरी भी मैंने जारी किया है कि कोई भी किसान भाई या ग्रामीण कोई फसल अवशेषों को न जलाएं, क्योंकि इस समय तेज हवाएं चल रही हैं और फसल अवशेष जलाए जाने से आसपास के फसलों में या आबादी में आग लगने की संभावना रहती है। तो वो भी हम लोगों ने एडवाइजरी जारी करके लोगों को सतर्क किया है। खबर लखनऊ से है, जहां शादी के घर में दर्जनों बच्चे बीमार हो गए। आपको बता दें कि लड्डू खाकर दर्जनों बच्चे बीमार हो गए। बच्चों को बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं परिजनों ने लड्डू की दुकान पर आरोप लगाया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट के साथ ईवीएम पर डाले गए वोटों के 100% सत्यापन की मांग करने के मामले में फैसला सुनाया, जिस पर दिग्गजों का बयान सामने आया। चलिए आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम लोग सब पालन करेंगे, लेकिन होना चाहिए 100% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं, इसमें जो मेमोरी होती है वो तो चिप में बर्न्ट होती है, और तो कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी बर्न्ट मेमोरी है उसमें 5 हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 5 ईवीएम यूनिट्स की बर्न्ट मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरखास्त दे सकता है और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है। ये कह के उन्होंने ये सारी पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपेक्षित था ही, और इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, कानून के दायरे में काम करती है। उन्होंने ईवीएम कोई एक नहीं, पूरे देश के अंदर दुनिया के अंदर लोग इस पर इलेक्शन कमीशन काम कराता है, लेकिन कांग्रेस और तथाकथित कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जैसे लोग अपनी हार के ठीकरा फोड़ने के लिए ईवीएम के नाम का दुरुपयोग करना और न्यायालय का और देश का समय बर्बाद करना, पैसा खराब करना, इसका जवाब मैं तो कहता हूं न्यायालय को इनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। Today is a great day for democracy. Democracy has won, and those who are the purveyors of propaganda and prapanch on EVMs have lost. Today, Baba Saheb Ambedkar ji has won. Today, Constitution has won. Today, Election Commission of India has won. Today, Loktantra has won. And the Congress and its entire alliance and ecosystem, India Alliance, which was spreading rumors and unfounded claims against EVMs, have lost. केंद्र सरकार ही तो इलेक्शन कमीशन बनाती है। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और एक मंत्री इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करते हैं। आज अगर केंद्र सरकार कह दे कि सारी की सारी वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए तो इलेक्शन कमीशन मानेगा। समस्या तो ये है, जब ये कोर्ट में मामला जाता है तो इलेक्शन कमीशन भी इसका विरोध करता है, केंद्र सरकार भी इसका विरोध करती है, भारतीय जनता पार्टी भी इसका विरोध करती है। तो इसका विरोध क्यों है, ये बात समझ के परे है।
नहीं, देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मालूम है और उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व भी किया है, देखा भी है, परंतु विपक्ष के लोग जिस प्रकार का एक रूमर फैलाते हैं, झूठ का रूमर फैलाते हैं और वो झूठ का रूमर फैला करके लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, परंतु मोदी की सरकार ट्रांसपेरेंसी तरीके से काम कर रही है, देश के हित में काम कर रही है, लोगों के हित में काम कर रही है। ये लड़ाई बहुत लंबी है, वीवीपैट को लेकर के, ईवीएम को लेकर के और बैलेट पेपर को लेकर के। ये लड़ाई लंबी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको अंततः सब स्वीकार करेंगे, लेकिन लड़ाई रुकेगी नहीं, लड़ाई लगातार चलेगी। और लड़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया के तमाम देश हैं जो ईवीएम और ईवीएम से वोट डलाने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांग रहे हैं। जर्मनी जो है देश, जो जर्मनी हमसे संपन्न है, हमसे ताकतवर है, हमसे बहुत आगे है, वो भी देश ईवीएम से वोट करने को ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी। और इस बार के चुनाव में, क्योंकि 2 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, तीसरे चरण के चुनाव में हम और आप लोग खड़े हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन को जिताओ, समाजवादी पार्टी को जिताओ, सरकार बनाओ और ईवीएम भी हटाओ। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं और एक बार फिर विपक्ष जो भ्रम फैलाने का प्रयास करता है, अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता है। बार बार जनता के दरबार में जिस विपक्ष को ठुकराया जाता है वो ईवीएम को। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।